दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक सत्ता से टकराने की स्थिति में कभी कोई चीफ जस्टिस उभर कर आता नहीं है, लेकिन जो भी आता है वो मील का पत्थर बन जाता है। इतिहास भारत का इसका गवाह है। और इस दौर में जो भी उम्मीद और आस है वो अदालतों से तो ही है, न्यायपालिका से ही तो है, या सीधे कहें सुप्रीम कोर्ट से ही तो है। क्योंकि जिस दौर में भारत की राजनीति हर फैसले को लेकर राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही हो और इस देश में राजनीतिक सत्ता के जरिए जो भी फैसले लिए जा रहे हो उसका सीधा प्रभाव अगर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा हो, तो फिर इस देश के आम लोगों के भीतर भी वो राजनीति कितनी घुस चुकी है और सत्ता का हर फैसला राजनीतिक तौर पर लोगों के जहन में किस तरीके से उठता है, यह कोई छुपी हुई बात है नहीं। एक लंबी फेरिस्त है इस देश के भीतर। वो आर्टिकल 370 हो, वो बिल्किस बानो का मामला हो, वह इस देश में चुनावी प्रक्रिया को कराने के वक्त में ईवीएम को लेकर सवाल हो, इस देश के भीतर कॉरपोरेट फंडिंग से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड का सवाल हो, इस देश के भीतर में पार्लियामेंट मौजूद थी बावजूद इसके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेकर आया गया, सवाल उसको लेकर भी हो। सवाल यह भी हो कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के भीतर की पारदर्शिता मजबूती के साथ उभरनी चाहिए या नहीं उभरनी चाहिए। क्योंकि इस दौर में रोस्टर ही नहीं बल्कि कॉलेजियम को लेकर भी सवाल सार्वजनिक तौर पर अलग अलग मंचों से उठाए जाते हैं। इस दौर में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जनहित के मामले जहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका की रेखाएं धुंधली पड़ जाती है, ऐसे वक्त में क्या कोई चीफ जस्टिस ऐसी लकीर खींच सकता है जिसे शायद राजनीतिक भाषा में कहें कि लक्ष्मण रेखा पार कर ली गई, या फिर जनहित के मसौदे और जनहित के आईने तले उसे इस रूप में परखा जाए, कोई तो खड़ा हुआ। चाहे अनचाहे यह सवाल भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच न्यायपालिका को बीच में लाकर खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि राजनीतिक शून्यता इस देश में बढ़ी हुई है। विपक्ष की मौजूदगी संसद के भीतर जब ताकत के साथ मौजूद हो ही नहीं और राजनीतिक सौदेबाजी के तहत इस देश की सत्ता को बनाए रखने या टिकाए रखने की परिस्थितियों में कॉरपोरेट का भी बराबर का योगदान हो चला हो, तो हर वो सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच ही जाता है, चाहे वह इस देश के छात्रों से जुड़ा हुआ नीट का मामला ही क्यों ना हो, यानी पर्चा लीक हुआ या नहीं हुआ। यानी हर वो फैसला जो भारत की राजनीति को प्रभावित करती है, और खासतौर से अब तो हर फैसला राजनीति से जुड़ा हुआ ही होता है, उस वक्त देश के 51 चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। उन्हें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल महज 6 महीने का है, यानी 13 मई 2025 को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा कार्यकाल है, लेकिन अक्सर न्यायपालिका के भीतर और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर तो यह माना जाता रहा है कि छोटे कार्यकाल में भी इस देश में कई चीफ जस्टिस ने अपने फैसलों से आने वाले वक्त में जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी लकीर तय कर दी। और जब लकीर तय होने का सवाल हो तो फिर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना में एक संभावना, न्यायिक फैसले को लेकर या भारत के न्यायिक तंत्र में निहित सीमाओं को लेकर सवाल, और शायद इस छोटे से कार्यकाल में भी एक बड़ी लकीर की उम्मीद क्या यह देश कर रहा है, क्योंकि आखिरी उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट ही है। और इस परिप्रेक्ष्य में कई बातों का जिक्र हो उससे पहले आखिर यह उम्मीद और आस संजीव खन्ना को लेकर क्यों है, यह सवाल से ही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत अजीबोगरीब है। संजीव खन्ना जो लंबे वक्त तक
जज के तौर पर रहे दिल्ली हाई कोर्ट में, और बीते 20 वर्षों में कोई भी दिल्ली हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस बना नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक बात तो यह है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज हुई, 32 सीनियर मौजूद थे, बावजूद इसके कोलेजियम ने यह फैसला लिया, 5 जजों के कोलेजियम में, जिस वक्त रंजन गोगोई इस देश के चीफ जस्टिस थे। और उनकी यह किताब जो पीछे लगी हुई है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना को इसीलिए कोलेजियम ने अपने तौर पर उनका नाम प्रस्तावित किया क्योंकि वो अपने कार्यकाल में 6 महीने चीफ जस्टिस बन सकते हैं। यानी यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है कि रंजन गोगोई अपनी किताब में लिखते हैं, विचार करने योग्य दूसरे नामों के मुकाबले जस्टिस खन्ना का सीजीआई के तौर पर कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। यह वाकई अजीब था, क्योंकि किसी नाम को योग्यता के नाम पर या ईमानदारी के तौर पर जगह संभावित परिस्थितियों से हटकर कार्यकाल के अनुकूल देखते हुए उनकी नियुक्ति की गई। और यहीं से यह सवाल भी उठता है, उनके दौर के जो फैसले थे, वो फैसले और उन फैसलों पर लिखी हुई जो शब्द हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि क्या यह कल्पना की जा सकती है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध संजीव खन्ना ने किया? जिस तर्ज पर सेंट्रल विस्टा यानी पार्लियामेंट मौजूद थी, बावजूद इसके नए पार्लियामेंट की जो सोच लाई गई, उसका विरोध किया गया। क्या कोई यह सोच सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत इसलिए दी गई क्योंकि वह लोकसभा चुनाव में प्रचार करें, और उसके बाद नियमित जमानत इसलिए दी गई कि वह बतौर मुख्यमंत्री जमानत मिलने के बाद भी काम नहीं कर पाए और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? क्या कोई सोच सकता है कि उस दौर में जब बिल्किस बानो का मामला चल रहा था और 11 लोगों की रिहाई हुई थी, उस पर से 2 लोग वापस सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाजा खटखटाते हैं, तो उस दौर में जस्टिस संजीव खन्ना कहते हैं कि 11 दोषियों में से जो 2 की याचिका सामने आई है, वह बिल्कुल इस काबिल भी नहीं है कि उस पर किसी भी तरीके की कोई सुनवाई हो। उन्होंने सीधे इनकार कर दिया, जिससे उनकी सजा रद्द करने के 8 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी। यानी उन्होंने सीधे तौर पर कहा, यह कैसे आप सोच भी सकते हैं कि एक फैसला हो चुका है, उसके बाद आप ये हमसे कहने आए हैं कि आपकी जो रिहाई गुजरात हाईकोर्ट ने की और जो फैसला उसके बाद हुआ है कि आपकी रिहाई रद्द की जा रही है, और उस फैसले को आप चुनौती देने हमारी अदालत में आ गए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिका को बिल्कुल गलत धारणा करार दिया और कहा कि वह शीर्ष अदालतों की किसी अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश पर अपील में कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि इस देश के भीतर में ईवीएम को लेकर उठते सवाल, 100% वीवीपैट होना चाहिए, इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा यह बिल्कुल सही नहीं है। और मौजूदा वक्त की स्थिति यही है कि हर क्षेत्र में, हर सीट पर कम से कम 5 जगहों पर वीवीपैट की व्यवस्था है। अपील की गई थी कि 100% होनी चाहिए, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया तो इसी पर टिकी हुई है। इसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। यह सवाल हर किसी के जहन में होगा। बहुत सारे फैसले जब कोई लेता है, उन फैसलों के इर्द गिर्द की परिस्थितियों में कभी उसे लगेगा यह सही है, कभी लगेगा नहीं गलत है। दरअसल भारत की राजनीति ही उस दौर में आकर खड़ी हो गई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सत्ता के अनुकूल है या प्रतिकूल है, इस दृष्टि से कोई देखने लगा है। लेकिन संविधान की व्याख्या करते वक्त, जनहित का जिक्र करते हुए आज संजीव खन्ना के उस इतिहास पर हम नजर क्यों डाल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार में उनके चाचा, जो सुप्रीम कोर्ट में पूर्व जस्टिस हंसराज खन्ना के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक फैसला इमरजेंसी के दौर में दिया था। इमरजेंसी में हैबियस कॉर्पस के मामले में उन्होंने अकेली असहमति जताई थी और कहा था कि बिना उचित प्रक्रिया के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी हैबियस कॉर्पस जिसमें जिसे उठा लिया गया, बंद कर दिया गया, उसकी जानकारी अगर परिवार वाला मांग रहा है तो आपको देनी होगी। अब आप इमरजेंसी के दौर को याद कीजिए और सोचिए, उस समय इंदिरा गांधी के सामने कोई खड़ा हुआ था तो वह जस्टिस हंसराज खन्ना थे। उनकी तस्वीर आज भी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में लगी हुई है। और संयोग ऐसा है कि जब
जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस आए तो उन्हें कोर्ट नंबर 2 ही अलॉट हुआ, जहां पर उनके चाचा हंसराज खन्ना की तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन मसला इतना पर नहीं है, मसला यह है कि सत्ता से टकराए थे वो और इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने दरअसल जब उनका मौका आया जस्टिस हंसराज खन्ना का चीफ जस्टिस बनने का, तो उन्होंने उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया, खारिज कर दिया। जस्टिस खन्ना ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया, लेकिन कोर्ट के इतिहास में उन्होंने एक अमिट जगह बनाई या एक ऐसी लकीर खींच डाली जिस लकीर के आसरे बार बार यह सवाल तो उठता है कि जनहित के मामलों को लेकर जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका की लकीरें धुंधली हो जाती है, वहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के सामने कोई लक्ष्मण रेखा होती है? यस, कॉन्स्टिट्यूशन जब वी द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल के आश्रय रहता है तो इस देश के नागरिकों के अधिकार सर्वोपरि हैं, उसमें सत्ता मायने नहीं रखती है। और यही तो वह उम्मीद और आस है जिस उम्मीद और आश्रय के भरोसे से मौजूदा वक्त में लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। इसी वजह से आज जब शपथ ले रहे थे तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी थी, बाद में ग्रुप फोटो भी उन्होंने खिंचाई। इन तस्वीरों को देख लीजिए, उसके बाद फैसले दर फैसले उस इतिहास में आपको ले चलेंगे जिसे आप सुनेंगे तो हो सकता है आप कई फैसलों को लेकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इस शपथ ग्रहण समारोह के वक्त थी और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता, जिस पर 3 जजों ने फैसला दिया था और उन 3 जजों में से 2 जज तो बिल्कुल खुले तौर पर सेंट्रल विस्ता के पक्ष में थे, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना इसके विरोध में थे। क्यों थे विरोध में? दरअसल जनवरी 2021 में सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने हर बात वो मान ली, लेकिन कुछ सवाल जस्टिस खन्ना ने उस वक्त खड़े किए। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि जो जमीन का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर उनकी आपत्ति है। उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा, चूंकि जस्टिस एएम खानविलकर के साथ जनता की हिस्सेदारी कानूनों प्रावधानों की व्याख्या, हेरिटेज कमेटी की अप्रूवल ना होने और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के साथ को लेकर मेरा विरोध है, दुराव है, लिहाजा मैंने अलग से असहमति देने का फैसला लिखा है। और उन्होंने लिखा कि विकास योजनाओं को लेकर इस केस में पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया और उनके मुताबिक मौजूदा और प्रस्तावित लैंड यूज और प्लॉट नंबरों का गजट नोटिफिकेशन भी काफी नहीं है। और उनका मत बहुत साफ था कि प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए ताकि लोग जानकारी के साथ कोई राय बना सके, जिससे जनता की हिस्सेदारी का फायदा होता, ना कि सिर्फ एक मशीनी प्रक्रिया या औपचारिकता निभाई जाती। लगता ऐसे सरकार ने तय किया, बना दिया और उस दायरे में आने वाले लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने तौर पर चीजें तय कर ले गई। तो जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के उस 2 सदस्यीय बेंच में शामिल थे जिसने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी दी थी। अब सवाल यहां पर यह आता है कि ऐसी जमानत को लेकर क्यों यह बात बार बार खड़ी होती है? क्या किसी मुख्यमंत्री को जेल से जमानत इसलिए मिल जाए कि वह चुनाव प्रचार करने मैदान में आ सकें, और जब दूसरी बार जमानत मिले तो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सके? यह सवाल फैसलों के अंतर्विरोध या राजनीतिक तौर की परिस्थितियों के इर्द गिर्द भी घुमड़ता है। आर्टिकल 370 जब हटा तो कुछ लोगों ने अपील दोबारा की और जस्टिस खन्ना के कोर्ट में यह मामला गया तो जस्टिस खन्ना ने साफ तौर पर कहा, बिल्कुल नहीं, इसकी सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी संघीय ढांचे का उल्लंघन किया नहीं गया है। उन्होंने साफ कहा, जो अधिकार इस देश के बाकी नागरिकों को है वही तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी मिलेंगे, तो इसमें संघीय ढांचे पर चोट कैसी है?
जो सबको अधिकार है वही वहां के लोगों को अधिकार होंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने यह भी लिख डाला कि राज्य का दर्जा आपको बहाल करना होगा। अभी तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिला नहीं है। और उस लकीर को लिखते वक्त उन्होंने यह लिखा कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के गंभीर परिणाम होते हैं और इसका संघीय ढांचे पर असर पड़ता है। यानी एक ही जजमेंट के भीतर दो ऐसी मोटी लकीरें उन्होंने खींची जिसके जरिए सरकार को भी चेताया और सरकार के फैसले को सही भी ठहराया। इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक था। उसमें उन्होंने खास तौर पर एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जो दान देता है वह छुपाएगा क्यों? निजता का अधिकार उसको बिल्कुल नहीं है। दान देने वाले को कोई निजता नहीं होती है। और खास तौर से जब इलेक्टोरल बॉन्ड उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ा हुआ है जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी पैसे को लेकर चुनाव में मैदान में जाती है और जो पूरे तरीके से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी एक ओपन गेम है ये, तो इसमें आप छुपाएंगे क्यों? लेकिन यहां पर एक बात और जिक्र करें। दिल्ली हाईकोर्ट से जज संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट जो कोलेजियम लेकर आई 5 जजों की, उसकी अगुवाई रंजन गोगोई कर रहे थे। और रंजन गोगोई पर जो यौन शोषण का आरोप लगा तो जो 3 सदस्यीय जज बैठे उसमें रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे उस समय, वह भी थे, उसमें जस्टिस संजीव खन्ना भी मौजूद थे। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कर्मचारी द्वारा गोगोई के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करने के लिए यह सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद मीडिया ट्रायल ना हो या मीडिया में यह खबर ना आए, इसको लेकर भी रोक लगाई गई। उस फैसले में भी जुड़े हुए थे जस्टिस संजीव खन्ना। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि सीजीआई के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। उस पीठ ने जो फैसला दिया उसमें भी जस्टिस संजीव खन्ना थे और उनका कहना था कि पारदर्शिता को आप रोक नहीं सकते हैं। और पारदर्शिता ऐसा नहीं है कि वो न्यायपालिका के खिलाफ है या न्यायिक फैसलों के खिलाफ है, पारदर्शिता होनी चाहिए। और शायद यही वो वजह है जहां पर मौजूदा वक्त में 2 सवाल लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो रेंग रहे हैं उसमें उसकी पारदर्शिता ही है। और 2 सवाल मास्टर ऑफ द रोस्टर जो तय चीफ जस्टिस ही करते हैं उसको लेकर याद कीजिए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के वक्त में सवाल उठा था और तभी 4 जज निकल कर आए थे जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। क्योंकि जिनको जिन मामलों को दिया जाता है उन जजों को कौन सा मामला दिया जा रहा है वो बात निकल कर आ रही थी। क्या वो राजनीति से प्रभावित है या इस दौर में राजनीति प्रभावित कर रही है रोस्टर तक को? उसमें सुधार की जरूरत जस्टिस संजीव खन्ना ने बताई। और इसके साथ ही कोलेजियम की कार्यप्रणाली भी बड़ी गोपनीय रखी जाती है और गोपनीयता के प्रोसेस में उनका कहना था कि यह पारदर्शिता आनी चाहिए। तो सवाल यही है कि जिस न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता की जरूरतों के मद्देनजर उन्होंने कहा था यह विरोधाभासी आपस में बिल्कुल नहीं है, यह होना चाहिए, तो क्या इस दौर में ऐसा कुछ हो जाएगा? यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्यप्रणाली और दूसरी तरफ सत्ता द्वारा प्रभावित सुप्रीम कोर्ट को लेकर लोगों के जहन में उठते सवाल, इन दोनों के बीच चलते हुए क्या चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इन 6 महीनों में कोई ऐसी लकीर खींच पाएंगे? क्योंकि उनके अपने चाचा ने जो फैसला हैबियस कॉर्पस को लेकर दिया था उसे आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि उस दौर की सत्ता इंदिरा गांधी के पास थी जिनके सामने विपक्ष की कोई हैसियत नहीं थी। और राजनीतिक तौर पर जब विपक्ष बचे ही नहीं तो लोकतंत्र का खतरा होता है, राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि देश को लेकर। और ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा मायने रखता है। और मौजूदा वक्त में मौजूदा सत्ता की ताकत भी कमोवेश उसी तरीके की है या उस लकीर पर है। इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और आस बनाई जाती है। लेकिन ऐसे वक्त में ईवीएम को लेकर उठते सवालों में एक सवाल तो यह भी था कि आखिर उसे खारिज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो उस समय एक जज के तौर पर मौजूद थे उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जितनी रकम ईवीएम की मशीन को खरीदने में लगाई गई उस रकम के आकलन में भी और वीवीपैट पर होने वाले खर्चे को लेकर भी अगर देखें तो वीवीपैट कमोवेश कम कीमत में हो जाता और 100% वीवीपैट से सिर्फ इतना होता कि जो
चुनाव के बाद निर्णय आते हैं वो तुरंत नहीं आते, क्योंकि मिलान में एक वक्त लगता। लेकिन सवाल है कि 5 साल की सरकार और एक फैसले को लेने में लेकर 3 दिन ज्यादा की परिस्थिति, इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब बैलेट पेपर से होते थे तो भी तो 3-3 दिन लग जाते थे, 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे। 1977 में इंदिरा गांधी के चुनाव हारने की जानकारी तीसरे दिन देर रात में आई थी। लोग तो इंतजार कर रहे थे। मौजूदा वक्त में इसे खारिज क्यों किया गया, यह सवाल जो भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा और उसे जब निराशा मिली तो उसके सामने यह सवाल है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, एडीआर जो है, उसने भी फाइल की थी। उसके सामने भी यह सवाल रहा कि ऐसा हुआ क्यों। सवाल 3 सबसे बड़े हैं मौजूदा वक्त में। पहला सवाल यह है कि सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में जो शख्स 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनते हैं, 2006 में परमानेंट जज बनते हैं, 2019 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, उनके जरिए मौजूदा वक्त में सिर्फ लंबित मुकदमे, रजिस्ट्री में सुधार या कोलेजियम की पारदर्शिता, इसके इर्द गिर्द उनका कार्यकाल रहेगा, या जिस दौर में जनहित मामलों को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ब्लर होती हुई परिस्थितियों में कोई एक मोटी लकीर जनहित में दिखाई देने की स्थिति जब किसी मामले को लेकर आएगी तो फिर फैसला क्या होता है, शायद इस पर सबकी नजर होगी और यही तय करेगा। क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के बाद यह देश अभी भी बहुत सारी स्थितियों का इंतजार कर रहा है जहां उसे एक मैसेज और एक राहत मिले कि वो संविधान के परिप्रेक्ष्य में चेक एंड बैलेंस की जो नियमावली है उसको लागू किया जा रहा है। यानी पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर होगा और जो भी चीफ जस्टिस होता है उस प्रक्रिया में ही पूरे सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस किया जाता है। दूसरा सवाल यह है, क्या वाकई इस दौर में जब लोकतंत्र के तमाम पिलर्स, 4th पिलर भी जब रेंगता हुआ नजर आ रहा हो और अलग अलग संस्थानों को लेकर राजनीतिक तौर पर सवाल बड़े होते चले जा रहे हो, नौकरशाही की कमर टूटी हुई नजर आ रही हो, इस देश के स्वायत्त संस्थान, यहां तक कि जो सरकार पर मॉनिटरिंग इकोनॉमिकली करती है सीएजी, उसकी भी रिपोर्ट इस दौर में पिछले दौर की तुलना में लगभग 12% ही आ पाई हो, तो मैसेज बहुत साफ है। क्या उनको सचेत करने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आएगी या वह भी इंतजार करेगी कि संसद जो फैसला करे वही ठीक है? और तीसरी बड़ी बात निजी तौर पर, सीधे तौर पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से जुड़ी हुई है, क्योंकि फैसलों की इस कतार में 2 बातें निकल कर आती है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो सत्ता के अनुकूल हो या ना हो, लेकिन इस देश के भीतर संविधान की व्याख्या वो करते हैं। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो संविधान के मातहत इस देश के लोगों को जनहित में जो अधिकार देना चाहते हैं उससे वह मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति भी निकल कर आती है। तो क्या वाकई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अपने 6 महीने के कार्यकाल में, लक्ष्मण रेखा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कर पाएंगे जिससे इस देश में संविधान बना राजनीतिक मुद्दा कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अक्स तले इसका ऐलान कर दे कि संविधान है, रहेगा और उस पर कोई आंच नहीं आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।